स्वागत है दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी स्कूल में। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, ये एमआरआई सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग जीरो से लेकर के एडवांस लेवल की चीज़ों को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। इससे पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो था, उसको आप जाकर के देख लीजिएगा, जिसका नाम हमने एमआरआई सीरीज पार्ट 0 करके दिया है। और इसके लिए एमआरआई सीरीज एक प्लेलिस्ट है, उसको आप सेव कर लीजिए। जो भी वीडियोज़ आएँगे, वो सब उसी प्लेलिस्ट में आता जाएगा। तो मैं पिछले वीडियो में जो बात किया था वो इसके ऊपर कि एमआरआई रूम आपका कैसा दिखता है, एमआरआई एक्चुअली है क्या। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, पर थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन टाइप था। और मैं उसमें आपको ये भी बताया था कि आगे की वीडियो में हम लोग उसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा अच्छे से जानेंगे। थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखे थे, पर इसमें हिस्ट्री को अच्छे से जानेंगे, एमआरआई को थोड़े और अच्छे से उसका डेफिनेशन देखेंगे। एक्चुअली अगर आप एमआरआई टेक्नीशियन बनना चाह रहे हैं या आप सीख रहे हैं और आप साथ में थ्योरी का नॉलेज लेना चाह रहे हैं, तो चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप जिस मशीन पे काम कर रहे हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। उसमें कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं, कैसे वर्क करता है, कैसे इमेज का क्रिएशन होता है, उसके थोड़े बहुत हिस्ट्री भी मालूम होने चाहिए कि क्या हिस्ट्री रहा है एमआरआई का, राइट? तो इस वजह से जो है हम इस सीरीज को स्टार्ट किए हैं और इस सीरीज में आपको सब कुछ सिखाएँगे। यानी आप स्कैन कैसे कर सकते हैं, प्रोटोकॉल क्या-क्या यूज़ करेंगे, सीक्वेंस कैसे यूज़ करेंगे, कैसे स्कैन होता है, कैसे जो आपका उसका पूरा सिस्टम है, कैसे आप हैंडल कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल में। पर इसमें अभी थोड़ा-थोड़ा जो है हम लोग थ्योरी जान रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि एमआरआई का सेटअप इस तरीके से होता है, जिसमें ये पूरा आपका गैंट्री है, इसके बाद ये मॉनिटरिंग इंजेक्शन है, ये बोलस इंजेक्शन जिसको कहते हैं, अपने आप इसमें आप सब कुछ सेट कर देते हो, जाता है। ये मैग्नेटिक मेन यूनिट है, उसके बाद ये आपका कंट्रोल रूम, ये एक्चुअली बाहर होता है। इस रूम जो आपका ये रूम है, इससे बाहर होता है ये कंसोल रूम, राइट? ये पेशेंट टेबल है, जिसको कॉच भी बोलते हैं। ये एंटीना है और इसको हम लोग जो है सो कॉइल भी बोलते हैं। ये एंटीना कॉइल है, जो क्या करता है, बॉडी के पार्ट के पास नजदीक जाकर के लगता है और जो आरएफ सिग्नल आता है ना गैंट्री से, उसको रिसीव भी करता है और जो बॉडी से सिग्नल वापस इमिट होते हैं उसको भी ट्रांसमिट करता है, जिससे इमेज फॉर्मेशन होता है। अब कैसे होता है इसको भी हम लोग थोड़ी जो है सो डिटेल में जानेंगे, ठीक है? इसके बाद फिर मैग्नेट एमआरआई क्या होता है, उसमें मैग्नेट्स कौन-कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। तो शुरू करते हैं, यहीं से ये वीडियो आपका स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले एमआरआई, जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है? एमआरआई स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंड इमेजिंग मोडालिटी। इमेजिंग मोडालिटी है, इमेजिंग मोडालिटी का ये मतलब आप समझिए कि वैसे वो सारे टेस्ट जिसमें आपको इमेज दिए जाते हैं चीज़ों को पता करने के लिए, पैथोलॉजी फाइंड आउट करने के लिए, उसको हम लोग इमेजिंग मोडालिटी बोलते हैं, राइट? जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्स-रे हो गया, सीटी हो गया, एमआरआई हो गया, राइट? तो इस सबको हम लोग इमेजिंग मोडालिटी बोलते हैं, ठीक है? इसमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज़ होता है। एक्चुअली हमें यहाँ रेडिएशन वर्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहे हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि मैं इससे थोड़ा-सा आपको सीटी से रिलेट कर देता हूँ। जब आप सीटी करवाने जाते हैं, सब कुछ लगभग आपको सेम ही दिखेगा अगर आप इस फील्ड से नहीं हैं। आप एक नॉर्मल पर्सन है तो आपको सब कुछ सेम ही दिखेगा, एमआरआई और सीटी में बहुत कुछ अंतर नहीं दिखेगा। लेकिन जो बेसिक लेवल पे डिफरेंस है वो ये है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन सीटी में यूज होता है, जिसको हम लोग एक्सरे बोलते हैं। तो एक्सरे यूज होता है सीटी स्कैन में और एमआरआई में ये यूज नहीं होता है, इसलिए रेडिएशन वर्ड यहाँ पे यूज किया हूँ मैं, ताकि आपको सीटी के बारे में थोड़ा सा बता सकूं। तो सीटी में जो स्कैनिंग होता है, जो इमेज निकलता है, उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है आपका एक्सरे, राइट? रेडिएशन। लेकिन एमआरआई में ऐसा नहीं होता है। तो एमआरआई क्या करता है, बिना किसी रेडिएशन से इमेज क्रिएट करता है, किसका? डायग्नोस्टिक इमेज करता है, यूजफुल डायग्नोस्टिक इमेज, जिससे आप बहुत आसानी से जो है पैथोलॉजी को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? इसमें अब यूज क्या होता है, अगर रेडिएशन नहीं यूज होता है तो कुछ तो यूज होता होगा। तो उसमें जो यूज होता है पावरफुल मैग्नेट एंड रेडियो वेव्स, ठीक है? वो जो पूरा गेंट्री आप इतना भयानक सा देखते हैं, जिससे साउंड निकलता रहता है, अगर आप कभी स्कैन करवाने गए होंगे या अगर आप सीख रहे हैं तो स्कैनिंग रूम में जो है स्कैन करने के दौरान होंगे कभी, तो उसमें देखते हैं बहुत सारा नॉइज़ निकलता है उस गैलरी से। तो उसमें कंपोनेंट्स अलग-अलग लगे होते हैं, जिस कंपोनेंट के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, थोड़े-से हिस्ट्री जान लें। जो पहले जो एमआरआई जब स्टार्टिंग में जो है डिस्कवरी हो रहा था उसका, तो उसको हम लोग एनएमआर बोलते थे, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इस एनएमआर का जो नाम है, ये बहुत ये एक मिस्ट्री जैसा नहीं है। स्टार्टिंग में ज़्यादातर जो चीज़ें था एमआर से रिलेटेड, वो क्या था कि
एटम और न्यूक्लियस के एनालिसिस के लिए, केमिकल एनालिसिस के लिए यूज किया जाता था। तो इस वजह से, क्योंकि वहां पे एटम से डील होता था, न्यूक्लियस से डील किया जाता था, इसलिए इस मशीन का नाम, इस मशीन से एटम और न्यूक्लियस को डील किया जाता था, इसी वजह से इस मशीन का नाम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस रख दिया। उसके एक और भी नाम थे जिसको हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, इस एमआरआई, राइट। तो इसके 3 नाम हो गए हिस्ट्री से लेकर के अब तक का। अगर देखें तो पहला एनएमआर, उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं और एमआरआई भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे इसके हिस्ट्री के बारे में। थोड़ा सा और डिस्कवरी के बारे में जान लेते हैं। अगर आप इस एमआरआई के डिस्कवरी के डेट के बारे में जानना चाहेंगे तो डेट कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट नहीं है इसके ऊपर, या फिर आप बहुत सारे रिपोर्ट देखेंगे, अगर आप 10 रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें आपको 6-7 अलग अलग जो है सो टाइम मिल जाएगा, यानी ईयर मिल जाएगा, जिसमें आपको बताया जाता है कि इसमें ये, इसमें ये। तो हम ईयर पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, हमें नहीं लगता कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन कभी आपसे पूछा भी जाएगा। तो हम सीधा जो है, साइंटिस्ट कौन लोग थे जो जिन्होंने एनएम एनएमआर को डिस्कवरी करा था, तो उस पर बात कर लेते हैं। एक थे फेलिक्स ब्लोच एंड एडवर्ड पोर्सेल, ठीक है। एक फेलिक्स ब्लोच और एडवर्ड पोर्सेल थे, अलग अलग इंडिविजुअली दोनों ने डिस्कवरी करा एनएमआर का, राइट। यानी अलग अलग अपना जो है वो एक्सपेरिमेंट करते रहे, फाइनली जाकर के एनएमआर का डिस्कवरी हो गया। इनिशियल यूज इसका क्या था? इनिशियल यूज इसका था यूज फॉर केमिकल एनालिसिस, इसमें सॉलिड और जो सबसे स्टार्टिंग में इसका इनिशियल यूज था ना, वो सॉलिड में ही था। लेटर ऑन क्या हुआ, यूज हो गया लिक्विड के लिए, ठीक है। लिक्विड के जो केमिकल एनालिसिस होते थे तो उसके लिए भी यूज होने लगे क्या, एनएमआर, ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने पोर्सेल और ब्लोच दोनों ने इन सब चीजों का डिस्कवरी करा, उसके बाद लेटर ऑन जाकर के क्या हुआ कि उनको नोबेल प्राइज दिया गया। वो ईयर था 1952 में। इसका ये मतलब होता है कि ये उससे पहले डिस्कवरी हुआ था एनएमआर का 1952 से, ठीक है। तो कई जगह आप डेट देखेंगे तो वहाँ पे 1944, 1946, 1940 इस तरीके का डेट है, इसलिए हम डेट पे ज्यादा जो है बात नहीं कर रहे हैं। तो जो उनको नोबेल प्राइज दिया गया किस बात के लिए, एनएमआर डिस्कवरी के लिए। जिस मशीन का काम क्या था, केमिकल एनालिसिस करता था, किसका, सॉलिड का और लिक्विड का, लेटर ऑन, ठीक है। तो उनको प्राइज दिया गया इसी मशीन की डिस्कवरी के लिए, नोबेल प्राइज दिया गया 1952, ठीक है। अब आगे जाकर के एक और दूसरे साइंटिस्ट आए, रेमोंड डामेडियन करके, हाँ जो भी स्पेलिंग है आप अपने हिसाब से देखिएगा, मतलब प्रोनाउंसिएशन। रेमोंड डामेडियन फाउंड दैट कैंसर सेल्स इन एमआरआई गिव्स अ डिफरेंट सिग्नल कंपेयर टू द नॉर्मल सेल। अब जब इन्होंने इस मशीन से कैंसर सेल्स और एक नॉर्मल सेल्स को एनालाइज करना स्टार्ट करा, तो उन्होंने क्या देखा कि जो कैंसर सेल है उसका और जो आपका नॉर्मल सेल है, दोनों का अलग अलग जो है सो रिपोर्ट या फिर सिग्नल कह सकते हैं जो दिया है ना। उस समय में जो रिपोर्ट्स उनके पास आते थे सॉलिड लिक्विड के केमिकल एनालिसिस का, उसी तरीके का रिपोर्ट उनके पास दोनों का अलग। यानी उससे, उस रिपोर्ट से इन्होंने ये समझा कि दोनों तो है सेल ही, तो दोनों की रिपोर्ट सेम आने चाहिए, लेकिन कैंसर सेल का अलग आ रहा है और जो नॉर्मल सेल है उसका अलग आ रहा है, तो कुछ तो डिफरेंस है दोनों के बीच में। यानी जो आपके शरीर में अगर कोई पार्ट खराब हो गया तो उसका रिपोर्ट हमें पता चल जाएगा, यानी नॉर्मल से डिफरेंस आएगा तो पता चल जाएगा। तो इसी प्रिंसिपल को आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर हमारे पास जो अभी मशीन आ गया है वो पूरा एमआरआई, जिसके बेसिस पे हम लोग पैथोलॉजी वगैरह फाइंड आउट करते हैं। अभी एडवांस, बहुत ज्यादा ही एडवांस हो गया है। तो ये मतलब बेसिक प्रिंसिपल रहा कि कैंसर सेल और नॉर्मल सेल का जो है अलग अलग जो है उसका रिपोर्ट आने लग गया था। तो उसी को लेकर के आगे बढ़ते हुए फिर एमआरआई एडवांस होते चला गया, ठीक है। अब तक एडवांस ही हो रहा है वो। और ये हुआ कब था, 1970 में, ठीक है। 1970 में ये हुआ था, ठीक है। एंड द फर्स्ट फुल बॉडी स्कैनर, जो फर्स्ट फुल बॉडी स्कैनर डेवलप किया गया था वो 1972 में, ठीक है। 1977 में उन्होंने पहली बार फर्स्ट लाइव ह्यूमन एमआरआई एग्जाम, जो एमआरआई का एग्जाम हुआ था पहली बार लाइव ह्यूमन पे, वो 1977 में हुआ था। और वो हुआ था कहाँ, उनका जो खुद के असिस्टेंट थे, उनके जो खुद के असिस्टेंट थे लैब में जो उनको सपोर्ट करते थे, तो उसी असिस्टेंट के ऊपर है ना, उन्हीं के ऊपर जो है ये एग्जामिनेशन हुआ था, टेस्ट किया गया था पहली बार 1977 है। 1980 में कमर्शियल यूनिट्स एमआरआई के बनने स्टार्ट हो गए, जो हॉस्पिटल में लगाए गए, जो अभी आप देख रहे हैं एमआरआई सिटी वगैरह जो होता है उसमें। तो जिसमें जो कंपनी पहली बार था वो फोनार और सीमेंस कंपनी, ये दोनों कंपनी जो है 1980 से कमर्शियल यूनिट्स एमआरआई के लगाने शुरू करती है अलग अलग हॉस्पिटल नोट्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि, कैंसर सेल किसका, ह्यूमन का था, लाइव का था, यानी जिंदा
इंसान का था या मरे हुए इंसान का था या किसी और जानवर का था जिस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिसके थ्रू जो है उनको ये पता चला कि जो आपका कैंसर सेल और नॉर्मल सेल होता है, दोनों का रिपोर्ट अलग आता है। वही एक बेसिक प्रिंसिपल बना जो आज हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर एमआरआई स्कैनिंग होने लग गया है, राइट। तो उस समय में टेस्ट करने के लिए क्या होता था, चूहे को रखा जाता था लैब में और उसमें बाहर से कैंसर सेल का इंजेक्शन, मतलब कैंसर क्रिएट करने के लिए, बॉडी में कैंसर सेल बनाने के लिए इंजेक्शन वगैरह दिया जाता था और उसी चूहे के ऊपर स्कैनिंग होता था। तो जो पहली बार स्कैनिंग हुआ था जिससे कैंसर सेल और नॉर्मल सेल अलग अलग रिपोर्ट्स दे रहे थे एनएमआर में, तो वो चूहे के ऊपर हुआ था जिसमें कैंसर सेल्स विल इंट्रोड्यूस किस पे, ऑन रैट्स पे, ठीक है। तो ये उसके कुछ हिस्ट्री रहे हैं, आप इसको एक बार फिर से देखिएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो। वैसे सब कुछ लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और तो ये कुछ हिस्ट्री रहा था। जब अब नेक्स्ट कंपोनेंट अब थोड़ा सा जो एडवांस हो चुका है आपका एमआरआई, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो जो कंपोनेंट्स अभी के एमआरआई में यूज होते हैं वो सबसे पहले आपके मेन कंपोनेंट्स में आते हैं। मेन मैग्नेट, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर के, ये मेन मैग्नेट है। ग्रेडियंट क्वाइल, ये आपके ग्रेडियंट क्वाइल है। उसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ क्वाइल, ये आपके आरएफ क्वाइल है। उसके बाद सिम क्वाइल, ये आपके सिम क्वाइल है। उसके बाद स्कैनर हाउसिंग, ये आपका स्कैनर हाउसिंग है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट टेबल होता है जो आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा। कंप्यूटर सिस्टम होता है जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आरएफ सेल्डिंग होता है, बोर्ड होता है, राइट। तो ये सारे कंपोनेंट्स के नाम पे अगर आप समझे तो कंपोनेंट्स इतने ही है ना, ये सारे कंपोनेंट्स है, बाकी ये इसी के पार्ट्स वगैरह है, ठीक है। तो ये आपके मेन मैग्नेट है, ये आपके ग्रेडियंट कॉइल है, ठीक है, ये आपका सिम कॉइल है, ये आपका आरएफ कॉइल है और ये हाउसिंग है। अब ये चारों ना, ये चारों इसी के अंदर पूरा फिट होता है और तब जाकर के बनता है इस तरीके का पूरा गैंट्री और पूरा मशीन जो प्रॉपर स्कैनिंग देता है ना, मतलब एडवांस जिसको कह सकते हैं। तो ये चारों जब एक ही साथ फिट होगा तो इस तरीके का। अब यहाँ पे आपको पेशेंट टेबल दिख गया, ये इसी के साथ अटैच रहता है मशीन के साथ, तो ये पेशेंट टेबल, ठीक है। गैंट्री रूम, इसी को जिसमें एमआरआई का जो मशीन होता है उसको गैंट्री रूम बोलते हैं। जब आप कंसोल देखने की कोशिश करते हैं तो ये ऐसा कंसोल आपका कंप्यूटर सिस्टम है, ये भी दिखाई दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है वहां पे। उसके बाद फिर हाँ, अब ये इस गैंट्री में किस तरीके से फिटेड होता है ये कंपोनेंट्स वगैरह, यहाँ पे देखिए ये मेन मैग्नेट्स है जो इस गैंट्री में फिट है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये पेशेंट टेबल है, ठीक है। तो जो मैग्नेट यूज होता है ना वो थ्री टाइप्स के अलग अलग मैग्नेट्स वगैरह यूज होते हैं उसमें, है ना। जो अभी सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है आपका सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, वो यूज होता है अभी, है ना, एमआरआई में। और जिसके लिए हीलियम गैस लगता है कूल करने के लिए, जो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। इसमें लिखा हुआ है वो चीज, वो आप देखिएगा नोट्स में। एक होता है परमानेंट, एक होता है रेसिस्टिव, एक होता है सुपर कंडक्टिव। तो ये वाला मैग्नेट है ना सबसे ज्यादा यूज होता है ये। तो ये इस तरीके से इसमें फिट होता है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा इमेजिन करने के लिए ये पिक्चर यहाँ पे लगाया गया। अब अगर आप इसमें ये इसका बात करें आरएफ कॉइल का, तो आरएफ कॉइल इस तरीके से फिट होता है पूरा, ठीक है। और अगर आप ग्रेडियंट कॉइल की बात कर ले तो ऐसे ग्रेडियंट कॉइल, यानी ये सब इसी तरीके से फिट होकर के इस तरीके का गैंट्री बनाता है। ये कहने का मतलब है ना, यहाँ पे ये दिखाने का ये मतलब है कि आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं कि इतने बड़े बड़े मैग्नेट्स, इतने बड़े बड़े आरएफ कॉइल, ग्रेडियंट कॉइल उसमें फिट कैसे होता है। तो ये इस तरीके से फिट होता है, राइट। और तब जाकर के इस तरीके का पूरा सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा स्कैनर हाउसिंग के बारे में बात कर लेते हैं, देन उस कंपोनेंट्स के बारे में। हाउसिंग क्या होता है, प्रोटेक्टिव एक्सटर्नल सेल होता है ना, कवर द कॉम्प्लेक्स इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द मशीन। ये जो हाउसिंग होता है, हाउसिंग ऑफ द बॉडी जिसको बोलते हैं ना, बाहर से और उसके अंदर में सब कुछ होता है पैक्ड, राइट। तो जो बॉडी कह सकते हैं आप, राइट। जैसे आप फोन, मोबाइल फोन का बॉडी रहता है, गिरता है तो वही फूटता है, अंदर वाला सारा एकदम सेफ रहता है, तो प्रोटेक्टिव कवर की तरह भी कह सकते हैं। तो हाउसिंग को आप ये भी कह सकते हैं कि एक बाहर एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव सेल्स है, यही लिखा है यहाँ पे भी, राइट। तो बोर क्या होता है, उस टनल टनल जैसा है ना, ये जो टनल आप देख रहे हैं, ठीक है, उसको बोर बोलते हैं, जिसमें ये टेबल इस साइड से उस साइड जाता है। जिस भी मान लेते हैं आपको नी का स्कैन करना है तो ये टेबल पूरा अंदर जाएगा और नी वाला जो एरिया है ना इस स्कैनिंग के बीच में आएगा, इस टेबल के बीच, मतलब ये बोर्ड के बीच में, है ना, ताकि प्रॉपर आपको जो है मैग्नेटिक फील्ड मिलता रहे, आरएफ कॉइल का एक्शन बराबर होता रहे, रेडियंट कॉइल का ग्रेडियंट कॉइल का बराबर एक्शन होता रहे। इस वजह से पूरा एकदम फिक्स्ड लोकेशन पे, एग्जैक्ट लोकेशन पे ये टेबल उस नी को लेकर के जाएगा। तो उसमें ऑलरेडी सब सेट रहता है ना, मतलब जब आप बैठेंगे सॉफ्टवेयर पे तो सब, तो धीरे धीरे हम वो भी जानेंगे कि किस तरीके से सारा प्रोसेस होता है अपने आप ही, ठीक है। तो ये टनल था जिसका साइज 60 सेंटीमीटर का, सॉरी 16 नहीं 60 सेंटीमीटर का साइज जो है वो स्टैंडर्ड साइज है। ये बहुत कम आता है पर आता है इस साइज का भी, ठीक है। इसका पूरा ऐसा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 60 सेंटीमीटर ऐसे ऐसे। मेन मैग्नेट का काम क्या होता है, मेन मैग्नेट मिलियंस ऑफ नाइओबियम और
टाइटेनियम वायर्स है ना, नायोबियम और टाइटेनियम वायर्स को मिला करके बनाया जाता है, जिसमें जनरली सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट कूल्ड बाय लिक्विड हीलियम की हेल्प से वो कूल किया जाता है, जो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, इसीलिए एमआरआई स्कैनिंग का कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, जनरेट अ कंस्टेंट यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स, हेल्प्स अलाइन हाइड्रोजन एटम्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बॉडी में जो आपके हाइड्रोजन एटम्स मतलब, अच्छा और डिटेल में थोड़ा बताऊं तो जो आपके बॉडी में वाटर है, उस वाटर में है ना, हमारा बॉडी मैक्सिमम बॉडी का जो पार्ट्स है वो वाटर से बना हुआ है, तो उसमें हाइड्रोजन एटम्स है, उस हाइड्रोजन एटम्स को उस ये जो मैग्नेट है, मेन मैग्नेट, वो उसको मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन करता है। ठीक है, एंड उसके बाद फिर आरएफ फ्रीक्वेंसी जाता है, फिर उसको डिस्टर्ब करता है उसके अलाइनमेंट को, एंड देन जब वो आरएफ फ्रीक्वेंसी कट आउट होता है तो फिर वापस से वो अपने अलाइनमेंट पे जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो इमिट करता है वापस से एनर्जी जो स्टोर किया रहता है आरएफ फ्रीक्वेंसी के टाइम पे। तो जब वो कट ऑफ हो जाता है तो वापस से वो छोड़ता है उसको, है ना, और जब वो रिलीज करता है उस एनर्जी को, तो उसी एनर्जी को जो है आगे फॉरवर्ड किया जाता है, जिसके थ्रू इमेज बनता है। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस होता है उसमें। अभी मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अभी इस पार्ट्स को एक्सप्लेन करें ना तो उसको थोड़ा और अच्छे से। रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम क्या होता है? द सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू प्राइमरी कंपोनेंट्स। रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो सिस्टम होता है उसको प्राइमरीली दो अलग अलग कंपोनेंट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, आरएफ ट्रांसमिट कॉइल और आरएफ रिसीव कॉइल। ये दोनों अलग अलग, ट्रांसमिट करेगा मतलब गैंट्री से बॉडी में, और रिसीव मतलब बॉडी से वापस रिसीव करेगा। ड्यू टू अल्टरनेशन इन करंट, किसमें? आरएफ क्वाल्ट में ना करंट का अल्टरनेशन होता रहता है, उसमें हैवी करंट चाहिए होता है इस मशीन को चलाने के लिए। तो वो जो करंट होता है ना बाहर से जो जाता रहता है ना, वो सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होता है सारा, है ना। तो जो करंट जा रहा होता है उसमें अल्टरनेशन होता रहता है, बराबर अल्टरनेशन होता रहता है, यानी कम ज्यादा ऐसा करके कुछ प्रोसेस। इट जनरेट्स रेडियो वेव्स, इसकी वजह से क्या करता है, रेडियो वेव्स जनरेट करता है एंड ट्रांसमिट रेडियो फ्रीक्वेंसी इनटू द बॉडी। और वो जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है तो उसको ट्रांसमिट किया जाता है, वो ट्रांसमिट होता है बॉडी के अंदर, व्हिच डिस्टर्ब द अलाइनमेंट्स ऑफ द प्रोटॉन। और वो क्या करता है, बॉडी के प्रोटॉन के अलाइनमेंट्स को डिस्टर्ब करता है, राइट। उसके बाद उसी के बाद जैसे इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा लंबा एक वीडियो अलग से बना दूंगा सिर्फ इसी चीज को एक्सप्लेन करके कि कैसे वो प्रोसेस होता है, राइट। तो उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है, अभी बहुत ज्यादा ही लंबा हो गया। उसके बाद ये आरएफ फ्रीक्वेंसी आपको ऐसे समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से आप समझिए इस चीज को, कि आपने एनर्जी डायग्राम पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो एक ग्राउंड लेवल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको अगर आप एनर्जी देते हैं तो वो एक्साइट हो जाता है एनर्जी लेकर के और ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो जब वो एनर्जी उससे आप हट जाता है तो वो क्या करता है, मतलब जब एनर्जी दे रहे होते हैं तो एक्साइट करके ऊपर चला जाता है, जब वो एनर्जी को हम हटा देते हैं तो वो फिर वो क्या करेगा, जो एनर्जी गेन किया रहता है उसको रिलीज करते हुए फिर से अपने ग्राउंड स्टेट पे आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप रेडियो फ्रीक्वेंसी देंगे तो उसका अलाइनमेंट डिस्टर्ब होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी हटा देंगे अलाइनमेंट छूटेगा, तो जब अलाइनमेंट छूटेगा जितना एनर्जी लिया रहता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी का उतना वो रिलीज करता है, तो जो एनर्जी रिलीज होता है वो वापस से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको जो है रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है और इमेज में कन्वर्ट किया जाता है, ये प्रोसेस, ठीक है। तो रिसीविंग कॉइल करता है व्हेन आरएफ कट ऑफ, ठीक है, द प्रोटॉन रीअलाइन इन देयर ओरिजिनल स्टेट, अब जो उसका ओरिजिनल स्टेट है उस पे रीअलाइन होता है। इन दिस प्रोसेस प्रोटॉन रिलीज सिग्नल, अब वो जो आरएफ फ्रीक्वेंसी के कारण जो अलाइनमेंट उसमें एनर्जी लेकर के अपने अलाइनमेंट को डिस्टर्ब किया था वो वापस से जब आएगा तो वो एनर्जी रिलीज करते हुए आएगा सिग्नल को। द आरएफ कॉइल कैप्चर्ड दिस एनर्जी, उसको कैप्चर करेगा एंड सेंड देन टू द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू क्रिएट एन इमेज, और उसको जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को भेजा जाता है क्रिएट इमेज। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखने की बात है कि जब वो क्रिएट करने के लिए वो सिग्नल को भेजा जाता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के पास, तो वो ऐसे नहीं चला जाता, उस बीच में और भी बहुत सारा काम होता है, उस सिग्नल का मॉडिफिकेशन होता है, फिल्टरेशन होता है, बहुत कुछ होता है, उसके बाद फिर जाकर के फाइनली जाता है ना। क्योंकि जो सिग्नल बॉडी के अलाइनमेंट के यानी हाइड्रोजन रीअलाइनमेंट के कारण रिलीज होता है, जब वो हाइड्रोजन एटम रीअलाइनमेंट के कारण सिग्नल रिलीज करता है तो वो बहुत वीक होता है, इतना बढ़िया नहीं होता कि इमेज कंस्ट्रक्ट किया जा सके अच्छे से। तो उस बीच में एम्पलीफिकेशन होता है उसका, फिर फिल्ट्रेशन होता है, बहुत कुछ होता है, एंड देन जाकर के वो आगे बढ़ता है, ठीक है, और वो एक प्रॉपर और बढ़िया हाई क्वालिटी इमेज दे पाता है, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे। उसके बाद फिर ग्रेडियंट क्वेल की बात करते हैं। ड्यू टू ग्रेडियंट क्वेल के कारण क्या होता है, इमेज जो आपका मशीन होता है ना एमआरआई मशीन, ठीक है, तो बहुत हैवी नॉइज करता है, अलग अलग तरीके का नॉइज करेगा, और वो किस वजह से, ग्रेडियंट क्वाइल की वजह से। ऐसा क्यों होता है, तो ग्रेडियंट क्वाइल में कंटिन्यूअसली जो करंट होता है ना कट ऑफ होता रहता है कंटिन्यूअसली, यानी एक सेकंड में
कई हजार बार उसमें करंट्स जाते हैं और कटते हैं, जाते हैं और कटते हैं। इसकी वजह से वो ग्रेडियंट कॉइल कहता नॉइज क्रिएट करता है ना, अलग-अलग तरीके का। तो जैसा-जैसा सीक्वेंस चलेगा यानी आपका T1, T2 उसके बाद फिर जो है जो सीक्वेंस चलते हैं उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है उसका आवाज चेंज होता रहता है ना, अलग-अलग आवाज आप देखने को मिलेगा। ठीक है? अगर आप नॉइज सुनना चाहते हैं कि एक्चुअल में एमआरआई मशीन कैसा नॉइज क्रिएट करता है, तो आप जाकर के देख सकते हो। उस पे लॉन्ग वीडियोज़ है जिसमें प्रॉपर यानी स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक का पूरा एग्जामिनेशन का उसमें साउंड्स सुनाया गया, तो उसको आप जाकर के देखिएगा। ठीक है? तो उसमें पर्पस क्या होता है मॉडिफाइड ग्रेडियंट कॉइल का पर्पस क्या होता है। अब मान लेते हैं जितना बड़ा गैंट्री का बोर्ड होता है ना उतने दूर में पूरा इतना बड़ा मैग्नेट लगा होता है, तो पूरे मैग्नेटिक फील्ड का यूज तो हमें नहीं है, हमें चाहिए। अब मान लेते हैं हमारा एक शोल्डर का जो है एमआरआई स्कैनिंग चाहिए, पर जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो रिलीज होगा वो तो बहुत दूर में होगा ना, पूरे मशीन मशीन में होगा पूरा जितना भी मशीन है, पर हमें तो चाहिए कहाँ पे, शोल्डर पे ही सिर्फ और सिर्फ। तो ग्रेडियंट कॉइल क्या करेगा, शोल्डर के पास उस सभी मैग्नेटिक फील्ड को अल्टर करके उस शोल्डर के पास मॉडिफाई करके भेजेगा, वो भी तीनों अलग अलग डायरेक्शन, किस किस में, एक्स वाई एंड जेड में। इसके लिए एक्स वाई और जेड अलग अलग डायरेक्शन का ग्रेडियंट कॉइल भी लगा होता है मशीन के अंदर, जो कि स्लाइस बाय स्लाइस उस मैग्नेटिक फील्ड को भेजता है, और जिसकी वजह से पूरा इमेज क्रिएट होता है। आप देखते हैं ना कि इमेज क्रिएट होता है 25 इमेज, 26 इमेज, 27 इमेज, 40 इमेज, 35 इमेज, 15 इमेज, ऐसे करके आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि कितना इमेज एक बॉडी पार्ट का लेना चाहते हैं, और वो भी एक प्लेन का यानी सेजाइटल का, एक्सियल का, कॉर्नर का, किस प्लेन का आप कितना इमेज लेना चाहते हैं, किस सीक्वेंस का, सब कुछ होता है उसमें। तो ये स्लाइस बाय स्लाइस इसी ग्रेडियंट कॉइल की वजह से होता है, और सिर्फ पार्टिकुलर पार्ट का भी इसी ग्रेडियंट कॉइल की वजह से। फंक्शन अल्टर द मैग्नेटिक फील्ड इन ऑल प्लेन्स, सभी प्लेन्स में वो जो है अल्टर करते हैं। तो ये आज के वीडियोस में कुछ इन्फॉर्मेशन था। एक इन्फॉर्मेशन जो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाना है कि किस तरीके से इमेज का रिकंस्ट्रक्शन होता है रिसीव करने के बाद, है ना, मॉडिफिकेशन कैसे होता है, क्या फिल्ट्रेशन। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अलाइनमेंट उसका जो है सो डिस्टर्ब होता है, पहली बार मैग्नेटिक फील्ड के कारण, दूसरी बार फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी के कारण, फिर वो अपने पोजीशन पे आता है, फिर सिग्नल इमिट किस तरीके से करता है। तो वो चीज दो दो अलग से समझाना है। इसके लिए प्रॉपर यही दोनों टॉपिक के लिए वीडियो बना दूंगा, अच्छे से आप वो चीज समझ जाइएगा। उसके बाद एक एनिमेशन वीडियो भी डाल दूंगा बहुत बढ़िया, है ना, अच्छे तरीके से। और उसके बाद ये चीज आपका क्लियर हो जाएगा। एंड देन फिर हम बात करेंगे जो आपका गैंट्री होता है उसमें अलग अलग बटन्स होते हैं, उसमें कैसे ऑपरेट करते हैं, यानी आप टेबल को अंदर बाहर कैसे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कैसे उसमें पोजिशनिंग करते हैं पेशेंट का, किस तरीके से जो है सो ऑपरेट होता है, वहां से भी आप स्कैनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली जो मशीन का जो गैंट्री होता है वहां से भी, या फिर कंसोल के बाद से भी, जो कंसोल होता है आपका वहां से भी होता है। तो किस तरीके से ये सब कुछ होता है डिटेल में हम बात करेंगे। जब तक कि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और एमआरआई टेक्नीशियन के फील्ड में कुछ जानना चाहते हैं अलग और हटके, तो सिर्फ और सिर्फ यही हमें लगता है कि आपका प्लेलिस्ट है, जहाँ पे आप जीरो से लेकर के एडवांस तक सब कुछ सीख सकते हैं। बाकी आप कहीं नहीं मिलेगा ये चीज। तो फिर इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और क्या ही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।